कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खतरनाक जंगल को देखते हैं, जिसके बीचों बीच एक बाप पर बैठा नदी पर अपनी बोट चलाते आगे की तरफ जा रहे थे, जो जरा भी नहीं जानते थे कि इस जंगल में कितना ज्यादा खतरा है। और उन्हें इस बात का सबूत पानी में हल चलाने पर साबित भी हो जाता है। लेकिन ये रुकने वाले फिर भी नहीं थे, जिन्हें हर हाल में बस एलिगेटर पकड़ने थे, जिसके लिए अब उस आदमी का बेटा भी बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उन्हें इस काम को करते बहुत टाइम हो चुका था और एलिगेटर अब तक भी नहीं मिले थे, जिनकी वह ये बातें करनी ही थी कि तब भी उसी वक्त अब एक एलिगेटर पानी से बाहर निकलते बेटे पर हमला कर देता है, जिससे उसकी जान तो बची जाती है। लेकिन अब यकीन हो चुका था कि यहाँ पर एलिगेटर मौजूद है, जिसकी वजह से अब उन्हें पकड़ने के लिए किनारे पर जाते ही बेटा सूसू में लग जाता है, जिससे फादर तो बहुत ही गुस्सा था और ऊपर से अब बारिश भी शुरू हो जाती है, जो इन दोनों के लिए अब एक नई परेशानी थी कि तभी उसी वक्त अब बेटे को अपने डैड की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो जो ही आगे जाता है तो फादर को किसी ने बहुत ही बुरी तरह काट कर मार दिया था, जिससे इसके तो होश ही उड़ जाते हैं और उसी वक्त एक रॉड उठाकर सामने रुक जाता है। लेकिन बचने वाला ये भी नहीं था, जिससे उसी वक्त सामने से एक आदमी आते ही बहुत बुरी तरह अपने हाथों से काट देता है, जो इतना पावरफुल था कि अपने हाथों से ही बेटे के दो हिस्से काट देता है। जिसके बाद हमें भी कुछ टाइम आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शहर के अंदर एक फेस्टिवल पार्टी हो रही थी, जिसमें लड़के और लड़कियों के साथ होने पर एक हंगामा सा मचा हुआ था और वो सभी बिना किसी की परवाह किए बगैर आपस में एक दूसरे के साथ भी हो रहे थे, जो नौजवान लड़कियों के लिए बस एक सुनहरा मौका था। लेकिन उन्हीं में से बेन नाम के एक लड़के को इस सब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, जिससे अपने दोस्त पार्टी से बाहर ले आने के बाद बातों में लगा देते हैं, क्योंकि बेन को हाल ही में किसी लड़की ने धोखा दिया था, जिसकी वजह से उसकी लाइफ तो बस झांड होकर रह गई थी। लेकिन वो ये जानता था कि इस इलाके में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद है जो हंटिंग ट्रिप करवाते हैं और बेन भी बस उसे करना चाहता था, जिसमें चलने के लिए बाकी तो मना कर देते हैं। लेकिन मार्कस को किसी भी हाल में अपने दोस्त के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि वो बेन को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, जिसकी वजह से एक आदमी की शाह पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्होंने इस काम को बहुत पहले का छोड़ दिया था, जब से हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन वो इन्हें उसी वक्त ही एक और आदमी का नंबर बता देता है, जो छुप कर लोगों को इस ट्रिप पर ले जाते थे, जिससे बेन तो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये ट्रिप उनकी मौत का सफर है, जो आखिर में एक दूसरे के साथ बातें करते हुए उस आदमी की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनका पार्टी ने बहुत बुरा हाल कर दिया था, और ये भी आखिर उसी ऑफिस के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मार्कस को सीनियर के साथ साथ दो मॉडल लड़कियां भी नजर आती हैं, जिनका मकसद बहुत ही बुरा था, क्योंकि वो हर बार लोगों के सामने अपनी शर्ट्स उतार देते हैं और सीनियर वहीं पर इनकी वीडियो बनाता जा रहा था, जिन्हें अब उसी वक्त सैंडी नाम का एक छोटा बच्चा भी देखने को मिलता है, जो अपने भाई के कहने पर सभी को ट्रिप पर ले जा रहा था, जहाँ पर इसे करने के लिए और भी बहुत से लोग मौजूद थे, जिन सभी को अब सैंडी अपनी गाड़ी में इकट्ठा करते ही जंगल की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर रास्ते में बैन के एक बैथ नाम की लड़की के साथ भी मुलाकात होती है, जो बस खामोश मिजाज की मालिक थी। लेकिन बैन उसी के साथ बातों में शुरू हो जाता है, जहाँ पर सफर करते अब ये सभी भी आखिरकार एक नदी किनारे पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन्हें आगे का सफर बोर्ड पर तय करना था, जिन्हें जरा भी शक नहीं हो रहा था कि इस जंगल में कितना खतरा है। और इसी के साथ सभी गाड़ी से बाहर निकलते ही एक एक करते बोर्ड में बैठ जाते हैं, जो पुल भी बहुत पुराने थे, लेकिन इन सभी का काम चल जाता है, जिन्हें वहीं पर अब जाने से पहले एक आदमी भी रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि बोर्ड में कोई भी उसकी बात को यकीन नहीं करता कि इस जंगल में खतरा होगा। जो आदमी जानता था कि ये जिंदा वापस आने वाली तो बिल्कुल भी नहीं, जिन्हें अब सैंडी आगे जाने के बाद रास्ते में डराने की भी बहुत कोशिश करता है कि इस जंगल में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इंसानों को मारना है। और इसी के साथ एक बाप बेटे की कहानी भी सुनाने लगता है, जहाँ पर उसे एक बहुत ही बदसूरत बेटा पैदा हुआ, लेकिन वो दूसरी औलाद के न होने पर उसी के साथ ही बहुत खुश था, जिसकी वजह से शहर में मौजूद सभी बच्चे कराउल के बदसूरत होने पर उसका मजाक उड़ाते और उसे तंग करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे, जिसकी वजह से फादर भी अपने बच्चे को जंगल में लाकर रहने के लिए लग जाता है, और वो उसकी खिदमत भी अच्छे तरीके से कर रहा था कि मेरा बेटा बड़ा हो जाए। लेकिन एक दिन जब बाप कुछ सामान लेने के लिए शहर में जाता है, तो उस वक्त हेलोवीन पार्टी में आए हुए कुछ बच्चे कराउल को घर में अकेला देकर पटाखे बजाने लगते हैं, और सभी पटाखे जा भी उसी के अपने घर के अंदर रहे थे ताकि कराउल बाहर निकल सके। लेकिन डोर लॉक होने की वजह से उसी वक्त ही अंदर आग लग जाती है, जिससे इस हालत में फादर भी वापस आते वक्त देख लेता है, और वो अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में खुद उसी आग के अंदर कूद जाता है, जिसके उसकी अपनी जान तो चली जाती है। लेकिन अब बेटा इस जंगल में आने वाले सभी लोगों को मार देता है, जिसे ये सभी बस एक मजाक ही समझ रहे थे। और उसी वक्त अब आगे जाते हैं इनकी बोट भी पानी के अंदर मौजूद पत्थरों में फंस जाती है, जहाँ पर अब बदकिस्मती से बारिश भी शुरू हो चुकी थी, जो ऐसे लग रहा था जैसे किस्मत ही इनकी खराब हो, जिन्हें सैंडी दिलासा देने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि ऐसा से अब इनकी बोट में पानी भी फुल होता जा रहा था। वो बस डूबने ही वाले थे कि तभी एक आदमी उसी वक्त बाहर निकलकर पेड़ की मदद से आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि उसी टाइम पर अब एक एलिगेटर बाहर निकलते ही आदमी का पाँव पकड़ लेता है, जिससे बाकी सब तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, जिसकी वजह से बेथ को आखिरकार
पर गन चलानी ही पड़ती है और वो एलिगेटर को मारने के बाद एक एक करते बाहर निकलते ही किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब सैंडी की तो खैर ही नहीं थी। लेकिन उसने भी सब सच बता दिया था कि मेरा ये दूसरा टूर है जो भाई के कहने पर करवा रहा हूँ, जबकि पिछले टूर में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वह जवाब बातों को चेंज करने के लिए बेथ के पास गन के बारे में भी पूछने लगता है, जहाँ पर वो सिर्फ अपने फादर के लिए ही आई हुई थी ताकि उन्हें ढूंढ सके, जो कि और नहीं बल्कि कहानी के शुरू में दिखने वाला बाप पर बैठा था। लेकिन वो तो अब मारे जा चुके थे, जिसकी वजह से बेन का यहाँ पर आना फजूल था। लेकिन उन्हें अब बाहर भी जाना था, जो इस बात को पूरी तरह क्लियर कर देती है कि यहाँ पर क्राउन नाम का एक आदमी मौजूद है जिसने बस लोगों को मारने के सिवा कुछ भी नहीं सीखा और जंगल में मौजूद अपने डैड को ढूंढने के लिए सामने आने वाले सभी लोगों को मार देता है, जिससे बाकी सबके बिल्कुल भी होश नहीं होते, क्योंकि उन्हें बस हर हाल में यहाँ से बाहर निकलकर घर जाना था और इस सब के लिए उन्हें किसी भी हाल में क्राउन के घर को पार करना था ताकि रोड पर पहुंच सके, जो करने के लिए कोई भी नहीं मानता, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम यहाँ से गुजरे तो मारे जाएंगे। और इस सब के बाद ही हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं जो किसी तरह हिम्मत करते आखिर में उसी के घर को पार करने लगते हैं ताकि अपनी जान बचाकर आगे जा सके। लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उससे होता इन सभी के सामने बिग क्राउल पहुंच चुका था, जिसने बूढ़े कपल को वहीं पर बहुत बेरहमी के साथ मार दिया। और ये सब देखकर बाकी तो भाग ही जाते हैं, लेकिन आखिर में बेथ उसे गन से शूट करने के बाद वहीं पर ही गिराते भाग जाते, क्योंकि उसने बूढ़ी का तो चेहरा ही दो हिस्सों में काट दिया था, जिस सब की वजह से बाकी तो बहुत ही डरे हुए थे। और मार्कस तो बस पेड़ पर ही बैठ जाता है, क्योंकि वो मरना तो किसी भी हाल में नहीं चाहता था, जो सभी को एक एक करते मारता जा रहा था। और इसी बीच पेड़ से नीचे उतरने के बाद सैंडी की मार्कस के साथ फाइट भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ न जानने के बावजूद भी इन्हें ऐसे जंगल में लेकर आया था जहाँ पर वक्त के साथ साथ इनकी परेशानी में और भी इजाफा होता जा रहा था। जो इतना तो जान चुके थे कि अगर हम इस जंगल को पार न कर पाए तो मरना मुमकिन है। जिसके बाद अब आगे जाते अपने साथी की एक और बड़ी देखकर तो इनके होश ही उड़ जाते हैं, जिनमें से अब एक लड़की रोने भी लगती है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था सिवाय क्राउल के साथ लड़ने के, क्योंकि इस तरह वो बस मरते ही रहेंगे, लेकिन लड़ाई करने से उनकी शायद जान बच जाए। जिसके लिए बेथ और बेन किसी तरह करते क्राउल के घर कुछ हथियार लेने के लिए पहुंच जाते हैं, जबकि बाहर नीना और मार्कस पहरा दे रहे थे, जो जरा भी नहीं जानते थे कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि उसी वक्त अब इनके ऊपर नीना के बॉडी पार्ट्स आकर गिरते हैं, जिससे जाहिर हो जाता है कि अब बचना इनका भी बिल्कुल मुमकिन नहीं। और दूसरी तरफ मार्कस को भी बाकी लोगों के साथ झाड़ी में किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन देखने पर मालूम होता है कि ये सिर्फ एक जंगली जानवर है जिन पर उसी वक्त क्राउल ने भी हमला कर दिया था और एक लड़की को पकड़कर मार भी देता है, जो इस जंगल में आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ता, जिन्हें अब कहानी के शुरू में मिलने वाले आदमी की बात भी समझ आ चुकी थी, जो इसी के साथ अब रास्ते में सैनिक को भी एक रॉड के साथ वहीं पर मार देता है। और ऊपर से लड़की का तो करता भी बहुत बुरा हाल है, क्योंकि वो इस जंगल में आने वाले सभी लोगों को मारकर अपने डैड का बदला ले रहा था, जिसमें अब मरते मराते मार्कस, बेन और बेथ ही बच चुके थे, जहाँ पर अब भी क्राउल उसी वक्त इनके ऊपर हमला कर देता है, जो अब पूरी तरह प्लान बना चुके थे कि हम इसको मारकर ही दम लेंगे, क्योंकि बेथ जानता था कि क्राउल के घर के अंदर कुछ फ्यूल के टैंक मौजूद है जो उसने पहली बार जाते हुए देख लिए, और उन्हें लेने के लिए मार्कस बेथ के साथ बाहर पहरा दे रहा था, जबकि अंदर जाने के बाद बेन को भी फ्यूल का एक टैंक मिल जाता है, जो उसी टाइम पर अपने ऊपर क्राउल को हमला करता। देखते ही बहुत बुरी तरह मारने के बाद फ्यूल ऊपर डालकर आग में जला देते हैं, लेकिन उसकी किस्मत फिर भी अच्छी थी, जो टाइम पर बारिश आने की वजह से बच जाता है और ये भी पर जंगल में भागने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। और वो पहुंच भी आखिरकार एक कब्रिस्तान के सामने जाते हैं, जिन्हें गेट पार करता देखते ही अब क्राउल वहीं पर आने के बाद मार्कस को पकड़कर बहुत बुरी तरह मार देता है, जो बेन के लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसका दोस्त मारा जा चुका था। जबकि छोड़ता तो इन दोनों को भी नहीं, जिन्हें जाता देखकर गेट से एक रॉड निकालता ही वहीं पर फेंक देता है, जो डायरेक्ट बेन के पांव पर आ लगता है। और ये भी उसे अपनी तरफ बढ़ता देखने के बाद एक काम चालाकी का करता है, जो रॉड को उसी वक्त टेढ़ा करते ही क्राउल के अंदर घुसा देता है, जिसे मारने के बाद अब ये दोनों भी बहुत खुश थे। और उसी टाइम पर अब बेथ के फादर की बोट में बैठकर आगे जाने लगते हैं, लेकिन नदी में भी अब क्राउल ने इन पर हमला कर दिया था, जो बेथ को नीचे गिराता ही ऊपर बेन को मार देता है, जिसका हाथ लेकर अब बेथ जो ही ऊपर जाती है तो वो क्राउल था जिसने बेथ को भी पकड़ लिया था, क्योंकि उसने कभी भी इस जंगल के अंदर आने वाले लोगों को जिंदा वापस नहीं जाने दिया। कहानी की शुरुआत में हम बेथ और विक्टर को एक साथ नदी के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही बेरहमी के साथ बेथ को मारने के चक्कर में था, जिससे बचने के लिए वो खुद भी आखिरकार विक्टर के एक आंख फोड़कर नदी में भाग जाती है ताकि अपनी जान बचा सके, क्योंकि हमारी कहानी का ये सीन भी डायरेक्ट पहले पार्ट के साथ अटैच है, जहाँ पर विक्टर बेथ को पकड़े हुए था, जिससे बचकर बेथ भी कुछ टाइम आगे जाते एक आदमी के पास पहुंच जाते हैं, जो कि और नहीं बल्कि इन्हें जंगल में जाने के लिए रोकने वाला आदमी था, जिसकी वजह से बेथ भी उसी के घर में जाकर हर चीज के बारे में बता देते हैं कि हमारी पूरी टीम को विक्टर ने एक साथ ही मार दिया। और वो खुद भी डरे होने की वजह से बेथ को पानी पीने को कहता है ताकि उसकी सांस में सांस आए, जहाँ पर अब जैक भी बेथ के मुंह से अपनी टीम का सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि विक्टर के सामने जो भी गया मारा जाएगा, और वो उन्हें मारता भी बहुत बेरहमी के साथ है। जब अचानक बेथ के मुंह से इस बार अपने डैड का नाम सुनते ही बहुत गुस्से में आ जाता है,
जैसे वो बेथ के फादर सैमसन को पहले से ही जानता था और सैम उसी टाइम पर बेथ को अपने घर से भी जाने का कहता है कि कहीं विक्टर मुझे भी न मार दे, और आखिर में बेथ के ना जाने पर उसे शहर में मौजूद रेवरेंड ज़ॉम्बी नाम के आदमी के पास जाने का कहता है ताकि वो अपने बारे में हर चीज जान सके, जिसकी वजह से बेथ को गन से ड्राइवर भगाने के बाद यह खुद भी कैमरा में बनी वीडियो देखने लगता है, जिससे उसे मजा तो बहुत ही आ रहा था, लेकिन आखिर में बारी इसकी भी लगनी थी, जिससे अचानक से अपने सामने ही वहीं पर किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन बार बार देखने पर अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एट ए टाइम विक्टर सामने आते ही जैक की सारी आंतें बाहर निकल कर उसे भी बहुत बुरी तरह मार देता है, जिसका आखिर में वो अपनी आंतों के साथ गला दबाकर बॉडी से अलग कर देता है, क्योंकि वो खुद भी इस जंगल में आने वाले सभी लोगों को बहुत बुरी तरह मार देता था। जिसके अगले ही दिन अब सुबह होते हम बेथ को देखते हैं, जो शहर के अंदर आने के बाद बहुत ही अजीब हालत में थी, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी लोग उसे अलग तरीके से ढूंढ रहे थे, जो उन सभी की परवाह किए बगैर आखिरकार ज़ॉम्बी के घर पहुंच जाते हैं, जिसने पहले तो बेथ को मिलने से भी मना कर दिया था, क्योंकि वो किसी के साथ इतना ज्यादा फ्री नहीं होता, लेकिन आखिर में बेथ के मुंह से जैक का नाम सुनते ही उसमें मान जाता है, क्योंकि शायद ये दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। जहाँ पर आने के बाद बेथ खुद भी उसी से विक्टर के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि उसने पहले से इनके बहुत से लोगों को मार दिया था, जिनमें से बस बेथ ही आखिरी बच्चे हुए थे, जो उसी टाइम पर बोट वाले बच्चे का सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक टाइम पहले की कहानी सुनाने में लग जाता है, जहाँ पर थॉमस नाम का एक आदमी अपनी बीवी के साथ जंगल में रहता था, जो थी तो खुद भी एक स्टमक कैंसर पेशेंट है, लेकिन अभी तक जिंदा हालत में उसकी सेहत भी बहुत खराब थी, जिसके पास अब हमें भी वहीं पर शाइन की एक नर्स देखने को मिलती है, जो नहीं जानते थे कि मेरे हस्बैंड का इसी के साथ चक्कर चल रहा है, जो खुद भी एक दिन शाइन को मरा हुआ समय कर इसी के सामने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा टाइम देखकर उसे बताने भी वाले थे कि तभी हम उसी वक्त शाइन को इनके सामने जिंदा हालत में देखते हैं, जिसकी हालत थी तो बहुत ही खराब, लेकिन सैम उसी टाइम पर अब थॉमस के बच्चे को एक कर्ज देकर उसी टाइम ही मारी जाती है, जिससे वो दोनों परेशान तो बहुत ही थे, लेकिन आखिर में वो दिन भी आ ही जाता है जहाँ पर थॉमस को अपनी बीवी के कर्ज की वजह से एक बहुत ही बदसूरत बच्चा पैदा होता है, जिसे देखने के बाद उसकी बीवी तो वहीं पर ही मारी जाती है, लेकिन बच्चा थॉमस को खुद भी पसंद नहीं था, जिसे वो बस आखिरी बेबी होने की वजह से पाल रहा था, और कुछ टाइम के बाद इसकी अपनी भी जान चली जाती है, जिसके बाद तब से लेकर आज के दिन तक ही विक्टर अपने बाप का बदला लेने के लिए इस जंगल में आने वाले सभी लोगों को मार देता था, जो सुनने के बाद बेथ की तो अपनी हालत भी खराब हो जाती है, जिसका प्लान भी दोबारा से उसे जंगल में जाना था ताकि अपने डैड और भाई की बॉडी को वापस लेकर आए, जो सुनने के बाद ज़ॉम्बी तो वहीं पर ही मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर हम जंगल में गए तो जिंदा बिल्कुल भी वापस नहीं आएगा, जिसको बेथ आखिर में पुलिस की धमकी देकर मना भी लेती है, क्योंकि टूरिस्ट को इस जंगल की सैर भी वो पुलिस से छुप कर करवाता था, जिसकी वजह से अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बी को भी इसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन एक शर्त पर कि वो इस ट्रिप में अपने अंकल को भी साथ लेकर आए ताकि वो भी तुम्हारे डैड और ब्रदर की बॉडी उठाने के लिए हमारे साथ जंगल में चले, जिसकी इस बात को बेथ भी मान लेती है, और दोनों वहीं पर हंटर की एक टीम बुलाने का सोच रहे थे, क्योंकि इन दोनों का वेक्टर के साथ लड़ पाना तो बहुत ही मुश्किल था, जिसके लिए सब ज़ॉम्बी खुद भी अपने साथ बोट वाले लड़के के ब्रदर को भी ले लेता है, जो अब तक भी नहीं जानता था कि मेरा भाई के साथ क्या हुआ, और दूसरी तरफ हमें भी बेथ अपने अंकल के साथ बैठी हुई मिलती है, जिसने उन्हें सैम हर चीज के बारे में बता दिया था, और वो तो उसके साथ चलने के लिए भी मान जाते हैं, और उसी टाइम पर दोनों अपना सामान लेते ही आखिरकार ज़ॉम्बी के पास पहुंच जाते हैं, जिसने हंटर की एक बहुत ही बड़ी तादाद इकट्ठी कर ली थी, और उन्हीं में से हमें भी बंजोर नाम का एक बहुत ही पावरफुल आदमी देखने को मिलता है, जिन्हें ज़ॉम्बी उसी वक्त बताता है कि वो जंगल में एक आदमी को मारने के लिए जाएंगे, जिसके बदले में $3000 भी मिलेंगे, जो सिर्फ हर एक का हिस्सा होगा, और ये भी उसी की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि किसी को मारने के लिए ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन विक्टर का नाम सुनने के बाद आधे से भी ज्यादा लोग वहीं पर उठकर चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उसके साथ लड़ पाना हमारे बस में नहीं, जिनके साथ अब बंजोर भी जाने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे किसी भी हाल में नहीं जाने दे रहा था, और आखिर में तो उसे वहीं पर डबल पैसे देकर मना लेता है, क्योंकि उनके इस मिशन में बंजोर को लाजमी था, जिसके बाद वो खुद भी लालच में आकर इनकी बात मान जाता है, क्योंकि पैसा चीज ही ऐसी है जो बाकी बच्चे कुछ लोगों को एक साथ ही विक्टर के बारे में सारी जानकारी दे देता है कि हमें उसे किसी भी तरह मारना है, जिसके लिए सभी के सभी एक साथ बोट में बैठे जंगल की तरफ जाने लगते हैं, जिनमें से किसी को भी नहीं पता था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, और यह तो बस बहुत ही ज्यादा पैसे मिलने की वजह से हैप्पी थे। जहाँ पर रास्ते में एक दूसरे के साथ बातों कर रहा ज़ॉम्बी तो बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि अगर विक्टर मारा गया तो उसका बिजनेस भी दोबारा से चाल पड़ेगा, जिसके साथ अब ये भी बोट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर विक्टर ने बेथ को मारने की कोशिश की, और इसी के साथ ये भी बिना टाइम वेस्ट के जगह के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिन्हें किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करना था, बल्कि विक्टर को सामने देखते ही शूट करके मारना था, और ऊपर से रात भी हो चुकी थी, जिनमें से दो किलर तो एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे, क्योंकि एमा भी अब उसी में इंटरेस्ट ले रही थी, जिसके बाद ये सभी व्यवस्था से बातें करते आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, और सभी के सभी दो दो आदमियों में बांट जाते हैं, जहाँ पर एमा ने भी खुद अपने पार्टनर को चुन लिया था, जिनमें सब सिर्फ एक पैर को जंगल में भी किसी के आवाज सुनने को मिली थी, जिसे देखने का नहीं मालूम होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि विक्टर खुद ही है, जिसने इन दोनों के सामने आने पर इन्हें बहुत ही बुरी तरह वहीं पर कुल्हाड़ी के साथ
मार दिया, जिस सब के बारे में ज़ॉम्बी भी अपने साथी को बता देता है, जिसने दूसरी तरफ एक आदमी के बोट पर जाने से उसे भी वहीं पर डबो कर मार दिया। जिसकी बात की बारी थी बाकी सब लोगों की, जिनमें से बेथ अपने अंकल और बंदेर के साथ जो ही विक्टर के घर में पहुंचती है तो वहाँ पर भी अब उसके फादर और भाई की डेड बॉडी मौजूद नहीं थी, जिससे उसके तो बस होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो उस जगह पर आई ही अपने फादर और भाई की बॉडी को लेने के लिए थी। जिसकी वजह से अंकल उसे रोता हुआ देखते ही दिलासा देने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता। और ऊपर से अब किलर भी इन सभी से बहुत करीब था, जिसको बंजोर तो उसी वक्त ही महसूस कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल आदमी था। जबकि बेथ किसी की भी परवाह किए बगैर घर के अंदर घूमने लगती है ताकि अपने फादर की बॉडी ढूंढ सके। और ऊपर से अब ज़ॉम्बी भी विक्टर के डर से सभी को छुपने का कहता है, वो करते भी ऐसा ही है। जबकि अब बहस ठहरे दो आदमियों के सामने आने पर किलर उन्हें भी नहीं छोड़ता, जिनकी गन चलने की आवाज है। ये सभी घर के अंदर ठहरे सुन भी रहे थे, लेकिन करते कुछ भी नहीं, क्योंकि इस बार तो विक्टर ने उन दोनों को ही एक चेनसॉ के साथ मार दिया था। जिसके बाद ज़ॉम्बी का साथी भी जान गया है कि अब मैं भी नहीं बचने वाला, और उसने तो मेरे भाई को भी इसी तरह मार दिया होगा। जिसकी वजह से वो भी गुस्से में आकर बेथ को हर चीज का बता देते हैं कि विक्टर के फादर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का ही फादर और अंकल के साथ बंजोर भी शामिल था, जिन तीनों ने उसके घर में पटाखे भी बजाए थे। और ये भी उसकी बात सुनकर गुस्से में आते रूम से बाहर निकल जाती है ताकि उसे रोक सके। लेकिन अब साथी के पास भी विक्टर पहुंच गया था, जो नहीं जानता था कि वो अभी भी मेरे पीछे है। जिसकी वजह से अब वक्त साथी को भी बहुत बुरी तरह मार देता है, जिनकी दूसरे सेट पर अब किलर भी खुद बेथ के पास पहुंच जाता है, जिसे बेहोश करने के बाद उसका मुकाबला भी बंजोर के साथ होता है, जो कि एक पावरफुल आदमी था। और इसी चीज का फायदा उठाकर ज़ॉम्बी भी बेथ को बाहर ले आने के बाद बंजोर के साथ अंकल को भी विक्टर वाले रूम में लॉक कर देता है ताकि वो दोनों को मारने के बाद हम सभी को छोड़ दे, क्योंकि इस तरह उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। जिस पर अब बंजोर ने भी मार मार कर बहुत बुरा हाल कर दिया था। ये बस उसे मारने ही वाला था कि तभी विक्टर उसकी टांग तोड़ने के साथ साथ टेबल पर गला रखते उसे भी काट देता है। जिसके बाद बारिश अंकल की वो उसे भी नहीं छोड़ता, जिसके मरते बेथ भी ज़ॉम्बी को बता देते हैं कि वो मेरा असली अंकल तो बिल्कुल भी नहीं बल्कि फादर का दोस्त है, क्योंकि मेरा अंकल तो कैंसर की वजह से बहुत पहले का मार चुका है। जब बस सुनते ज़ॉम्बी तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उसी वक्त दोनों गन से बेथ को मारने लगता है। तो बीच में विक्टर के आने पर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन मरना तो फिर भी ज़ॉम्बी को ही था, जिससे बेथ उसी वक्त देखते ही कुल्हाड़ी विक्टर के सर में मारने के साथ साथ इसका पूरा चेहरा ही खत्म कर देती है। लेकिन अब तक भी वो जिंदा था, जिसकी वजह से वो गन से भी शूट करते उसे मारने की बहुत कोशिश करते हैं। जब उसकी नजरों में तो मार चुका था, लेकिन फिर भी हमें उसकी उंगलियां हिलती हुई महसूस होते हैं। और इसी के साथ ही हमें आगे का सीन तीसरे पार्ट में देखने को मिलेगा। तब तक हमारी आज की ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।